टुडे वी आर स्टार्टिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें अ लॉट ऑफ डिटेल्स आर कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द थिंग व्हाट वी लर्न इन आवर ओ लेवल्स। बस थोड़ी सी एडिशनल चीजें हैं। वो एडिशनल चीजें क्या हैं कि हम लोगों ने जब डिफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ा था तो ओ लेवल्स में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कीवर्ड्स थे, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। कीवर्ड्स आपने हुक्स लॉ तो खैर नहीं पढ़ा था, बाय दिस टर्म हुक्स लॉ नहीं पढ़ा था। हुक्स लॉ बहरहाल पढ़ा था, दैट्स एफ इज इक्वल टू के एक्स, स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग्स, एक्सटेंशन, कंप्रेशंस, ठीक है। वेट डन, ये सारे जो है वो आपने इसके कीवर्ड्स हैं जो आपने आपको याद होगा, वो आपने देखे थे। तो इन शॉर्ट द पॉइंट इज कि ओ लेवल्स के अंदर जब आप डिफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो आपने सिर्फ स्प्रिंग्स की हद तक, ठीक है, बात की थी। लाइक एक्सटेंशंस या मतलब स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग। हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफॉर्मेशन सॉलिड्स। हम स्प्रिंग्स की बात जरूर करेंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट को स्प्रिंग से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम इसको फिर एक्सटेंड करके लेके जाएंगे टुवर्ड्स सॉलिड मटेरियल। सॉलिड एज इन हम वायर्स की बात करेंगे, हम रॉड्स की बात करेंगे, हम क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स वगैरह, मतलब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन कहते किसे हैं, जनरली डिफॉर्मेशन को समझेंगे और उसके बाद फिर फर्दर डिफॉर्मेशन की टाइप्स एंड मटेरियल टाइप्स की बात करेंगे। देखें, डिफॉर्मेशन कहते हैं कि फोर्सेस के सर्टेन एक्शंस हमने पढ़ रखे हुए हैं। फोर्स के एक्शंस में हमने पढ़ा स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ अ मोशन, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स का एक्शन है कि व्हेन अ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टू certain type of material, the material undergoes a change in its dimension in the direction of the force. The object undergoes a change in its shape. Could be a decrease in its dimension as in compression हो सकती है, could be an increase in its dimension as in stretching, मतलब स्ट्रेच हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, जैसे स्प्रिंग्स की हम बात करते हैं, जैसे इलास्टिक बैंड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डिफॉर्मेशन इज। तो डिफॉर्मेशन को अगर कॉन्सेप्चुअली हम समझने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे कि when an object undergoes a change in its dimension upon the action of a force, it is said to perform a deformation. तो एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोर्स लगी है, फोर्स के लगने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में चेंज इन इट्स डायमेंशन आया, इंक्रीज और डिक्रीज, हमने बोला कि ये डिफॉर्म हो चुका, वह डिफॉर्मेशन परफॉर्म की है इस ऑब्जेक्ट ने अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। नाउ डिफॉर्मेशन के ऊपर अब दे कुड बी मेनी टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सबसे पहला मेजर फिजिकल फैक्टर्स में देखूं तो अ डिफॉर्मेशन कुड बी अ कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन, अ डिफॉर्मेशन कुड बी अ टेंसाइल डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा हमारे पास दिस वाज एन ऑब्जेक्ट और ये इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल ओरिजिनल लेंथ मौजूद थी, ठीक है ना। कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अंडरगो डिफॉर्मेशन। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट दैट कैन अंडरगो डिफॉर्मेशन? तो देखें, वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाएगी तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, ठीक है ना। दे वोंट बेंड, दे वोंट एक्सटेंड, दे वोंट कंप्रेस, दे विल ब्रेक, ठीक है ना। उनके अंदर जो डिफॉर्मेशन वाला फैक्टर होता है वो बहुत ही ना होने के बराबर होता है।
होता भी ये बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है, जैसे गिलास, ठीक है ना, जैसे ड्राई वुड, जैसे आपके पास मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो कि डिफॉर्म नहीं होंगे, टूट जाएंगे, फ्रेजाइल जिसे आप कहते हैं। उसके बाद देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल जो कि डिफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, मतलब फोर्स लगाई, वो टूटेंगे नहीं, टूटेंगे अल्टीमेटली, लेकिन टूटने से पहले उनके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लेंथ आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ द फोर्स। टाइप ऑफ द फोर्स अब दो तरीके की हो सकती है, या तो मैं एक ऑब्जेक्ट को जो है वो आउटवर्ड फोर्स लगाऊं और इसको खींचने की कोशिश करूं, एक्सटेंड करूं, सो ये मेरे पास कहलाती है टेंसाइल डिफॉर्मेशन, वेयर द फोर्स इज एन आउटवर्ड फोर्स, टेंशन से निकला ये वर्ड टेंसाइल। अगर मैं इसको खींचूंगा, रोप और एनीथिंग, तो आई रेफर कि ये एक टेंसाइल फोर्स थी इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया, आई से कि मैंने टेंसाइल फोर्स लगाई थी, एंड द डिफॉर्मेशन वुड बी रेफर्ड एज अ टेंसाइल डिफॉर्मेशन। जैसे मैंने यहां पे कहा था कि लेट्स से कि दिस वाज एन ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन से भी हो सकता था, और मैंने अपनी एग्जांपल में बोथ डायरेक्शन शो कर दिया, और उसके अंदर दोनों तरफ से एक सर्टेन इंक्रीज इन लेंथ आया। नाउ दिस लेंथ का जो इंक्रीज है, ये वाला पार्ट ओनली, ठीक है, दिस इज रेफर्ड एज डिफॉर्मेशन। हम बोलेंगे दिस इज द एक्सटेंशन इन दी ऑब्जेक्ट, जितना लेंथ इंक्रीज हुआ है उसको हम एक्सटेंशन रेफर करते हैं। तो ये सारी टर्म्स अभी देखेंगे। मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है तो हम उसे कहेंगे टेंसाइल डिफॉर्मेशन, द फोर्स वुड बी रेफर्ड एज टेंसाइल फोर्स, डिफॉर्मेशन वुड बी रेफर्ड एज टेंसाइल डिफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि इसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगी थी वो एक कंप्रेसिव फोर्स थी, मतलब इनवर्ड्स लगा रहा था फोर्स, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इनवर्ड फोर्स लगा रहा था, एंड फोर्स लगाने के नतीजे में ये ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा, मतलब उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरे पास फोर्स थी जो कि इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैं लगा रहा हूं, ठीक है, और ये जो थोड़ा सा डिक्रीज आया लेंथ के अंदर, दिस इज दी क्या कहते हैं, डिक्रीज इन लेंथ, जिसे मैं डिफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिस स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन वुड बी रेफर्ड एज कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन। द फोर्स वुड बी रेफर्ड एज अ कंप्रेसिव फोर्स। अब समझिएगा इस बात को, जो चीजें, जितनी भी मैथमेटिक्स, जितने भी रूल्स, जितने भी लॉजिक प्रिंसिपल्स हम लॉज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कंप्रेसिव एंड टेंसाइल दोनों के लिए वैलिड है। एक बात जो शायद आपने नोट की हो वो ये, कि जब मैंने टेंसाइल डिफॉर्मेशन लगाया था, टेंसाइल फोर्स लगाया था, टेंसाइल डिफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट ने परफॉर्म किया था, तो उसकी जो विड्थ थी वो डिक्रीज हो गई। और ऐसा हम ऑब्जर्व भी करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि इलास्टिक बैंड को अगर मैं स्ट्रेच करता हूं तो वो थोड़ा सा कंप्रेस भी हो जाता है, मतलब उसकी विड्थ थोड़ी सी कम हो जाती है। या फिर अगर कोई एक ऐसी चीज है जो कंप्रेसिव है, फॉर एग्जांपल रबर, ठीक है ना, उसको मैं कंप्रेस करूंगा तो उसके जो क्या कहते हैं, उसकी विड्थ जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, बहुत यूनिफॉर्मली नहीं होगी, वो थोड़ा सा कर्व पाथ ले लेती है इस तरह का, लेकिन उसकी विड्थ में इंक्रीज आ जाता है। ना दिस डायमेंशनल चेंज, ये जो परपेंडिकुलर डायमेंशनल चेंज आ रहा है, चेंज इन दी विड्थ, it is not considered as the deformation, it is the consequence of a deformation. This is due to the relocation of the particles। अब देखें यहाँ पे पार्टिकल्स मौजूद थे ना, अब जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये पार्टिकल्स ऐसे हो गए, कुछ साइड वाइज आ गए, तो जिसकी वजह से इनकी जो विड्थ है वो कम हो गई थी। अब जब फोर्स हटाऊंगा ये वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। और मैंने कहा यहाँ पर जब मैंने कंप्रेसिव फोर्स लगाई थी, तो ये जो पार्टिकल्स थे इधर एंड इधर, ये ओवरलैप कर गए। ओवरलैप करने से क्या हुआ, इनकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो चेंज इन एनी अदर डायमेंशन, अदर डायमेंशन एनी अदर डायरेक्शन, कौन सा, फोर्स से हटके, मतलब फोर्स से परपेंडिकुलर विड्थ के अंदर अगर चेंज आ रहा है, सो दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज दी, मतलब उसके अंदर जो चेंज होगा वो डिफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, उसको एक्सटेंशन या कंप्रेशन आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसको आप बोलेंगे दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू द रीलोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स जो है, छोटी छोटी डिटेल्स इसमें काफी सारी हैं, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने लिखा कि इफ द फोर्स,
causes an increase in length. The deformation is referred as tensile deformation. ठीक है, इसी तरह एक पॉइंट में लिखूंगा कि if the force force causes a decrease in length, the deformation is referred as compressive deformation. ठीक है, फिर हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि दी चेंज इन द विड्थ, इंक्रीज और डिक्रीज इन द विड्थ इज ड्यू टू द रीलोकेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एंड नॉट deformation. The change in the width is due to the relocation of the particles and it's not the part of deformation. Not the part of deformation का क्या मतलब है? Definitely consequence तो force का ही है ना, not the part of deformation. देखें, इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर जो इंक्रीज या डिक्रीज जो एक्सटेंशन का अमाउंट हमने लेना है वो ये वाली एक्सटेंशन है, उसके अंदर काउंटिंग करने वाले हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सटेंशन आई है या कंप्रेशन आई है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें तो ये हो गई जिसके अंदर हमने पढ़ा, कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब जो मैंने कहा था कि कुछ मटेरियल्स तो एक्सटेंड ही नहीं करेंगे, फ्रेजाइल है, टूट जाएंगे, फोर्स लगाई आपने वो एकदम टूट गए। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म कर रहे हैं, अब उसमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। एक, आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ। अब द पॉइंट इज कि जब फोर्स हटाएंगे तब क्या होगा। अगर मैंने फोर्स हटाई और ऑब्जेक्ट वापस ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ गया, मतलब जैसे ही मैंने ये वाली फोर्सेस रिमूव की तो ऑब्जेक्ट वापस इसी लेंथ पर आ गया, such an extension, such a deformation would be referred as elastic deformation. Such a material would be referred as elastic material. अब देखें, इलास्टिक मटेरियल का जब हम इलास्टिक का जब हम नाम सुनते थे ना तो हमारे जहन में वो एक व्हाइट कलर का बैंड आता था वो जो खिंचता था, और हमसे पूछा जाता था कि जनाब, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट्स इलास्टिसिटी, तो हमारे जहन में ये है कि खिंचने की मतलब स्ट्रेच होने की जो एबिलिटी है शायद उसे इलास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि इलास्टिक बैंड तो वही होता है वो जो खिंच जाता है। तो ऐसा नहीं है,
elasticity is not the property of increasing in its length upon the action of a force, मतलब that's stretchability, भाई वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेचेबल है, वो खिंच सकता है, ठीक है ना। elasticity is the property of regaining the original length after the force is being removed। ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई थी, वो एक्सटेंड हो गया था, जब उसके ऊपर फोर्स हटा दी तो वो वापस अपनी जगह पर आ रहा है, अगर उतनी ही लेंथ पे वापस आया दैट मीन्स कि वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट था। अगर नहीं आया, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट था 8 सेंटीमीटर का, एक कोई भी लेंथ है हमारे पास एक मटेरियल की 8 सेंटीमीटर, मैंने उसके ऊपर एक सर्टेन वैल्यू ऑफ फोर्स लगाई और वो एक्सटेंड हुआ अप टू 11 सेंटीमीटर, सो द एक्सटेंशन इज 3 सेंटीमीटर। मैं फोर्स हटाता हूं, ऑब्जेक्ट वापस 8 सेंटीमीटर की लेंथ पर आ जाता है, सच एन ऑब्जेक्ट इज इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहूंगा, डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहूंगा। क्यों? क्योंकि रीगेन कर गया, ठीक है। अब लेट्स से कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, 8 सेंटीमीटर की लेंथ थी, एक्सटेंड किया 11 सेंटीमीटर पे गया, एक्सटेंशन हुई 3 सेंटीमीटर की, फोर्स हटा दी, नाउ इट कम्स बैक टू अ लेंथ ऑफ 8.3 सेंटीमीटर्स। Now this additional 0.3 centimeters is a permanent deformation. So such an object which undergoes a permanent deformation upon the action of a force, such object is referred as plastic objects. तो जो प्लास्टिक बोलते हैं ना आप, वो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, वो मटेरियल की टाइप है, ठीक है ना। प्लास्टिक मटेरियल्स आर दोज जो कि आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन कर लेना, फोर्स लगाएंगे वो एक फ्रैक्शन लेंथ इंक्रीज हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा लिखेंगे। और इलास्टिसिटी, फिर मैंने कहा कि जनाब खींचने की सलाहियत को नहीं कह रहे इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कहते हैं फोर्स हटने के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, वापस जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसको आप बोल रहे हैं कि जनाब ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे दी ऑब्जेक्ट्स which undergo a temporary deformation मतलब regain regain its original length after the force has been removed are referred as elastic materials, ठीक है। द डिफॉर्मेशन इज रेफर्ड एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। और इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी को भी एक दफा लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट या फिर लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट जितना बेहतरीन तरीके से अपनी जगह पे वापस आ जाता है ना, उसको आप ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं स्टील और रबर, रबर बैंड, अब तक हमारे जहन में थे ना शायद ज्यादा इलास्टिक रबर बैंड होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इलास्टिक इलास्टिसिटी की बात करें तो स्टील वायर इज मोर इलास्टिक देन अ रबर बैंड। अब ये बात है ऐसे कैसे,
हिच इज अदर है, दैट स्ट्रेचेबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या है, अगर देखें एक रबर बैंड पे आपने कोई मास वास हैंग किया हो, स्ट्रेच हो गया, आप वो मास छोड़ दें एक हफ्ते के लिए, ठीक है ना, मास को बहुत ज्यादा आपने इंक्रीज कर दिया, आप एक दो दिन बाद या हफ्ते भर बाद उस मास को हटाएंगे तो जो रबर बैंड है उसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आया हुआ होगा, उसकी एक्चुअल लेंथ में इंक्रीज आया हुआ होगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगी होगी। स्टील वायर, आपने स्टील वायर हैंग किया, उससे बहुत हैवी लोड आपने हैंग कर रखा है, इंजन ऑफ अ कार आपने जो है ना वो हैंग कर रखा हुआ है, अब उसके अंदर जो एक्सटेंशन हुई वो आपको नजर नहीं आ रही है, क्यों, बेरली मिलीमीटर्स के अंदर हुई है, लेकिन हुई तो है, सही है। जब आप हफ्ते भर बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उस इंजन को उतारते थे, तो वो जो 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर की भी लेट से एक्सटेंशन आई हुई थी, वो वापस खत्म हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो हमारा मकसद ये नहीं था कि वो खिंचा कितना ज्यादा था, उसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आई थी, हमारा मकसद ये था कि वो वापस आया या नहीं आया ना। एवरी इलास्टिक ऑब्जेक्ट हैज अ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खींचेंगे वो एक्सटेंड होगा, वापस छोड़ेंगे वो अपनी जगह पर आ जाएगा ना, देर इज ऑलवेज अ लिमिट टिल दैट इट वुड हैपन। आप एक सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं, सर्टेन एक्सटेंशन तक जा रहे हैं, और वो जब फोर्स हटा देते हैं, रिलीज कर देते हैं, वो वापस आ जाता है। देर वुड बी अ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ फोर्स एंड एक्सटेंशन, जिसके बियॉन्ड जब आप उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, नाउ इट विल undergo a permanent deformation, थोड़ा सा ही सही लेकिन permanent deformation, और that would refer as plastic behavior of an elastic material. So every elastic material has a limit of elasticity beyond which it would behave as a plastic material. अब ये जो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक बिहेवियर आता है, ये हर मटेरियल का डिफरेंट होगा। जैसे मैंने कहा कि रबर बैंड के केस में इलास्टिक लिमिट बहुत जल्दी आ जाती है, वो बहुत जल्दी प्लास्टिक बिहेवियर शो कर देता है। स्टील वायर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा जनाब उनका जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उनका प्लास्टिक रीजन बहुत देर से आएगा। अच्छा, व्हाट्स बियॉन्ड प्लास्टिक रीजन, दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट। प्लास्टिक रीजन के अंदर एंटर हो गया, आप फिर भी फोर्स लगाए चले आ रहे हैं, उसके बाद जाकर के वो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा आपका, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां पे मैं लिखूंगा, थोड़ी सी जगह रह गई है इस कॉलम में, तो मैं लिखूंगा कि एवरी इलास्टिक ऑब्जेक्ट हैज इट्स limit of elasticity beyond which it deforms permanently। छोटी सी एग्जांपल, रबर बैंड्स होते हैं हमारे, वो स्प्रिंग्स होते हैं हमारे बॉल पॉइंट्स वगैरह के अंदर, इस टाइप के जो बॉल पॉइंट्स होते हैं हमारे, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। हम बाजू का खेल खेल में क्या करते हैं, इसके स्प्रिंग को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, अभी ये नहीं निकल रहा मुझसे, पता नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल कभी कभी हम स्प्रिंग निकाल लेते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर हम इसको बहुत ज्यादा खींच देते हैं, वह वापस नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी इलास्टिक लिमिट को ब्रीच कर दिया है, फिर प्लास्टिक रीजन के अंदर आ चुका हुआ है, ठीक है ना। ये जो सारी हमने बातें की, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल डिफॉर्मेशन दोनों के लिए है, ये स्प्रिंग्स एंड सॉलिड मटेरियल्स स्ट्रिंग्स, रोप्स, वायर्स के लिए भी वैलिड है। वील स्टार्ट टू स्टडी आवर डिफॉर्मेशन, अपनी डिफॉर्मेशन को एक्चुअली समझने के लिए हम स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे, डिफॉर्मेशन स्प्रिंग्स, हाउ इट वर्क्स, और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम टुवर्ड्स सॉलिड मटेरियल्स लेके जाएंगे। तो कमिंग टू द कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर थोड़ा बहुत देखा था, ठीक है, उसी को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। व्हाट्स डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग्स इज, देखें, कंसिडर करें कि आपके पास एक स्प्रिंग है और उसको मैंने ऐसे फ्रीली हैंग कर रखा हुआ है, ठीक है, एंड इस वक्त मैंने इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई हुई। हाउ डू वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ स्प्रिंग, वो आपको याद होगा या फिर लैब्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि वी हैव मास हैंगर एंड स्लॉटेड वेट्स, ठीक है। तो यूजली क्या करते हैं कि हम मास हैंगर हैंगर को ऐसे हैंग करते हैं,
और उसमें स्लॉटेड वेट्स लगाते हैं। स्लॉटेड वेट्स लगाने का मकसद होता है कि हम ग्रेजुअली जो वेट है वो बढ़ाते हैं और ग्रेजुअली ही वेट को हटाते हैं, क्योंकि हमें हमें रेशो ऑफ इंक्रीज एंड रेशो ऑफ डिक्रीज दोनों देखना है। ठीक है जी, हमने देखना है कि जी इंक्रीज तो हुआ था, इलास्टिसिटी चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या उसी रेशो से वापस डिक्रीज हो रहा था, इसलिए स्लॉटेड वेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब तक कि मैंने स्लॉटेड वेट नहीं लगाए हुए थे, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो एल नॉट ओरिजिनल लेंथ या फिर अनस्ट्रेच्ड लेंथ, ठीक है, वो मेरे पास कहलाएगी। तो मैंने उसको यूजली हम रेफर करेंगे एल नॉट से। एल नॉट क्या है आपके पास, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ या फिर अनएक्सटेंडेड अनस्ट्रेच्ड लेंथ आप बोले से। ठीक है ना, लेट्स से कि मैंने अब यहाँ पे लगाया एक स्लॉटेड वेट, मैंने मास हैंगर में हैंग किया या फिर सिंपली मास हैंगर ही हैंग कर दिया था। तो मैंने लगाया फोर्स F1। जो फोर्सेस हैं, चाहे वो F1 हो, वो F2 हो, दे आर मोस्टली रेफर्ड एज लोड, कि हमने उनके ऊपर एक लोड जो है ना वो हैंग किया। ठीक है, अब इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू द टू फोर्सेस, मैंने कहा F1 लगाया था तो लेंथ चली गई थी इसकी इंक्रीज होकर L1 पे। जब मैंने F2 लगाया तो लेंथ चली गई थी फर्दर इंक्रीज होकर के L2। अगर मैं फर्दर लोड बढ़ाता हूं लेट से के इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, तो जनाब ये हो जाएगा L3 एंड सो ऑन। ठीक है, जब तक कि ये अपनी लिमिट के अंदर है। सो दीज L1, L2 एंड जो भी रिस्पेक्टिव लेंथ आ रही हैं, ये आपके पास स्ट्रेच्ड या फिर एक्सटेंडेड लेंथ कहला रही है। लेकिन हमारा ताल्लुक एक्सटेंशन से है कि एक्सटेंड कितना हुआ। तो एक्सटेंशन जो निकलेगी वो L1 के केस में, लेट्स से F1 के केस में, वो होगा द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लेंथ एंड द एक्सटेंडेड लेंथ, वो है आपके पास X1। अब अगर मैंने फोर्स फर्दर इंक्रीज की थी, F2 किया था, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन आया था इट वुड बी कंपेयर्ड अगेन विद द ओरिजिनल लेंथ। मैं कभी भी L1 से इसकी एक्सटेंशन नहीं मेजर करने वाला, मैं इसको हमेशा इससे L0 से ही मेजर कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि X1 एंड X2 आपके पास एक्सटेंशंस हैं, जो कि हमारा मेन टारगेट है। हम जो मेजरली जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये एक्सटेंशंस हैं, एक्स से भी रेफर किया जा सकता है, इनको ई से भी रेफर किया जा सकता है। आप ई से भी रेफर होता हुआ देखोगे एंड आप चेंज इन लेंथ इस तरह भी रेफर होते हुए देखोगे इसको। ठीक है ना, इक्वली गुड सारी एक्सटेंशन है। तो वो एक्सटेंशन निकाल किस तरह रहे, वो एक्सटेंशन आप निकाल रहे हैं लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द एक्सटेंशन, ये हमने पढ़ना है। सही है ना, बिहेवियर एज इन व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटेंशन। नेचर ऑफ एक्सटेंशन ये है कि एक लॉ हमने पढ़ा था, हमने बाय द नेम ऑफ द लॉ नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा था, दैट द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड लोड। आप लोड अप्लाई करते चले जाएंगे तो आपके पास एक्सटेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी लीनियरली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा द फर्स्ट लोड वाज लेट से 1 न्यूटन, दूसरा था आपके पास 2 न्यूटन, तीसरा आपके पास 3 न्यूटन। तो पहली जो एक्सटेंशन आई थी दैट वाज अ मिलीमीटर, दूसरे पे 2 मिलीमीटर, तीसरे पे 3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर ईच फोर्स पे आपके ईच न्यूटन फोर्स के ऊपर आ रही है, मींस लीनियरली इंक्रीज हो रही है। दिस इज डिफाइंड एज हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स अगेन एक साइंटिस्ट है, दिस इज नॉट हुक्स लॉ, ठीक है, इट्स हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट आप लिखेंगे। चलो, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, एक्सटेंशन
इन अ स्प्रिंग, ये हुक्स लॉ भी स्प्रिंग के लिए स्टेट कर रहा हूँ, एंड हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर सॉलिड मटेरियल्स आल्सो। तो वो स्प्रिंग्स हट करके स्प्रिंग्स आ जाएगा, वायर्स आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा एक्चुअली। एंड वहाँ पे एक्सटेंशन नहीं, दो और क्वांटिटीज होती है, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो दिस इज अ वर्जन ऑफ हुक्स लॉ दैट हम रिफ्रेस कर रहे हैं फॉर स्प्रिंग्स। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग्स is directly proportional to the applied load, as in force, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा जनाब एक्सटेंशन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अच्छा, इसको इक्वली गुड हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और हमें कांस्टेंट लगाना होता है, तो वो कांस्टेंट हम यहाँ पे लगाते हैं के ना। ये के क्या है? दिस के बेसिकली, पहले तो देखें ये स्टेटमेंट आपके पास हुक्स लॉ है, ठीक है। F is equals to kx, that the extension is proportional to the applied load। ये जो k है, ये k डिफाइन कर रहा है कि वो किस रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। दिस k डिपेंड्स अपॉन दी मटेरियल, दिस k डिपेंड्स अपॉन दी स्प्रिंग, दिस k इज रेफर्ड एज स्टिफनेस कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। Stiffness as in the greater the spring, the greater the stiffness of the spring, the greater the force would be required for the unit extension। तो स्टिफनेस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? पहले स्टिफनेस को डिफाइन कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि स्टिफनेस के लिख देते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक है। स्टिफनेस को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं? स्टिफनेस को डिफाइन कर रहे हैं आप फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हमने लिखा फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। अच्छा, स्टिफनेस किस चीज पे डिपेंड करती है? स्टिफनेस प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन स्प्रिंग्स थे, एक की स्टिफनेस थी के, एक की स्टिफनेस थी टू के, एक की स्टिफनेस थी लेट्स से थ्री के। जो के जो सबसे पहले स्प्रिंग था, लेट्स से उसको मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई एक्स। जो टू के वाला स्प्रिंग था उसके अंदर एक्सटेंशन एक्स, सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन लाने के लिए जो मुझे फोर्स लगानी पड़ी, दैट वाज 2 न्यूटन। तो मतलब वो स्टिफर था, इट वाज अ हार्ड स्प्रिंग, उसको खींचने में ज्यादा ताकत लग रही थी। थर्ड स्प्रिंग जो थ्री के था, सेम एक्सटेंशन 1x लाने के लिए जो मुझे फोर्स लगानी पड़ी, दैट वाज 3 न्यूटन फोर्स फॉर एग्जांपल। तो इट वाज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल थ्री, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही थी। तो हार्डर द स्प्रिंग मतलब वो स्टिफनेस कांस्टेंट उसकी ज्यादा है। लाइटर द स्प्रिंग मतलब उसका स्टिफनेस कांस्टेंट कम है। अब फॉर एग्जांपल इसी पेन की दोबारा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जो स्प्रिंग है इसके अंदर जो लगा हुआ है, चल यहाँ जो स्प्रिंग लगा हुआ है, हम ये बोलेंगे जनाब इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट कम है। क्यों? क्योंकि आई कैन कंप्रेस इट बाय अ सिंगल क्लिक, ठीक है। लेकिन अगर मैं और मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर ऑफ एनी मशीनरी, किसी मैकेनिकल पार्ट के अंदर स्प्रिंग्स को देखता हूं, तो देर आर सर्टेन स्प्रिंग्स जो कि बहुत हार्ड होते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने बाइक चलाई है, तो बाइक के जो साइड स्टैंड होते हैं उसके अंदर स्प्रिंग्स लगे हुए होते हैं। वो इतने हार्ड होते हैं, उनकी स्टिफनेस इतनी ज्यादा होती है कि बहुत मेहनत लगती है उनको स्ट्रेच करने के अंदर। अगर आपने कभी वो उसको रिपेयर करवाया हो, ठीक है, तो देखा होगा जो मैकेनिक होता है वो काफी ताकत लगती है उसकी, और अगर हाथ वाथ स्लिप हो जाए तो चोट वोट भी लग जाती है। तो काफी टेक्निक के साथ उसको एक्सटेंड किया जाता है। द रीजन इज कि उसकी स्टिफनेस क्या है, वो ज्यादा है। स्टिफनेस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? देखो, सबसे पहले वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी कि वो जो स्प्रिंग है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, वो डिपेंड करेगी स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्रिंग इटसेल्फ।
स्प्रिंग के अंदर जो वायर यूज किया हुआ है या जो रॉड यूज की गई है उसकी थिकनेस कितनी है, जो स्प्रिंग्स के लूप्स हैं उनके दरमियान गैप्स कितने हैं, ठीक है, स्प्रिंग्स का जो डायमीटर है वो खुद क्या है, कितना है। तो ये इस डिटेल में हम बहरहाल नहीं जा रहे, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि वो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब हुक्स लॉ ये कहता है कि एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टू दी अप्लाइड फोर्स, और आपके पास K रिमेन्स अ कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। ये जो आपके पास हुक्स लॉ है ये उस वक्त तक वैलिड है जब तक K सलामत है। मैंने जैसे कहा था कि अगर इस स्प्रिंग को बहुत ज्यादा खींच दूंगा तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा। स्प्रिंग खराब हो जाने से मुराद ये कि जो इसकी एक्सटेंशन है वो इट विल नो लॉन्गर, एक्सटेंड तो होगा बट लीनियरली एक्सटेंड नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड है ना, इस चीज को समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम समझते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के थ्रू। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एग्जामिनर आपको दो तरीके से बना करके देगा। दो तरीके से आजम। देखें, वैसे तो एक्सिस का एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमेशा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है। यहां पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारे पास फोर्स है क्योंकि वो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक्सटेंशन इज द फंक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन जरूरी थोड़ी है, मतलब ये तो एक स्टैंडर्ड बनाया है हमने, लेकिन अगर इसके अलावा कोई काम करूंगा तो नहीं, ये बिल्कुल भी चेंज मतलब कर सकता हूं मैं। मैंने जो पहले स्टैंडर्ड तरीका था, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे फोर्स और वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन बना दी। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि वो आपको यहाँ पर मतलब वाई एक्सिस पे फोर्स बना करके दे एंड एक्सटेंशन इधर एक्स एक्सिस पे बना के दे। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ये कहता है कि लीनियरली इंक्रीज हो रही है। लीनियर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि विद अ स्ट्रेट लाइन, ये रिलेशन है आपके पास। equal intervals of the force would give you equal intervals of the extension, ठीक है। अगर आप अपनी एक्सटेंशन को एनालाइज करोगे तो एक्सटेंशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ फोर्स पे आपके पास इक्वल एक्सटेंशंस आ रही है, ठीक है। इन दी पर्टिकुलर यूनिट, जो भी इसका यूनिट है आप मिलीमीटर्स में देख रहे हो डिपेंडिंग ऑन दी एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। हम जो लेबोरेटरी के अंदर कर रहे होते हैं यूजली वो मिलीमीटर्स के अंदर एक्सटेंशन देख रहे होते हैं। तो इक्वल गैप्स के साथ आपके पास एक्सटेंशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो सच इज द रिलेशन जो कि हुक्स लॉ ने डिफाइन किया था कि प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर मैं एक्सेस स्वैप कर लेता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा हुक्स लॉ के ऊपर, इट विल अगेन रिमेन द सेम, और आपके पास जो ग्राफ है वो लीनियर ही रहेगा, ठीक है। फर्क पड़ेगा सिर्फ एक चीज के ऊपर, वो चीज क्या है, वो चीज है इसका ग्रेडियंट, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ये ठीक है, हमने वाजे कर दी बात। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट एक खासी इंफॉर्मेशन देता है। हर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ग्रेडियंट के अंदर काफी सारी चीज छुपी हुई होती हैं। तो इसका ग्रेडियंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द स्टिफनेस ऑफ द वायर स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन दोनों जगह पर जरा तब्दीली ये है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे आपके पास y एक्सेस इज चेंज इन x जो कि एक्सटेंशन है, और ये आपको दे रहा है दी इंक्रीज और डिक्रीज इन द फोर्स, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सेस आपको इंक्रीज इन फोर्स दे रहा है और ये आपको दे रहा है चेंज इन लेंथ। तो द ग्रेडियंट इन द फर्स्ट ग्राफ is equals to change in x over change in y, जो कि सॉरी चेंज इन एक्सटेंशन ओवर फोर्स डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, जो कि 1/r के बराबर है, रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है। मतलब अगर इसी ग्राफ के ऊपर एक मैं दूसरा स्टिफनेस कांस्टेंट एक वायर का स्टिफनेस कांस्टेंट ड्रॉ करूं या रिलेशन ड्रॉ करूं जिसकी स्टिफनेस कांस्टेंट ज्यादा थी,
तो उसका ग्रेडियंट आपके पास कम होगा। ठीक है, लेट्स से दिस वाज वायर ए, वायर बी। वायर बी की मैंने कहा कि आपके पास स्टिफनेस ज्यादा थी, तो बना देता हूँ एक दूसरा वायर। मैंने कहा कि लेट्स से एक दूसरा स्प्रिंग था मेरे पास, उस स्प्रिंग की स्टिफनेस फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादा थी, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो आपके पास कम होगा। अगर मेरे पास एक्सेस कुछ इस तरह के हैं जैसे मैंने बना रखे हुए, ठीक है, मैंने कहा था दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आपके पास द ग्राफ टेल्स के जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस जो है, स्टिफनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्टिफनेस ऑफ ए। लेकिन ऑन दी अदर साइड अगर दूसरा ग्राफ लूंगा मैं, अगर एक्सेस में स्वैप करता हूं तो मेरे पास ग्रेडियंट रेसिप्रोकल हो जाता है, इट वर्क्स फॉर एवरी ग्राफ। ठीक है ना, एक्सेस को स्वैप किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ग्रेडियंट रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, आपके पास ये हो जाएगा ग्रेडियंट। अब जाहिर है ग्रेडियंट पे फर्क पड़ रहा है तो शेप ऑफ द ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेंज हो जाएगा, लेकिन दी वेरिएशन वुड रिमेन द सेम, द रिलेशन वुड रिमेन द सेम। ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। अच्छा, मैंने आर पता नहीं क्यों लिख दिया यहाँ पे, आप भी सोच रहे होगे, ये मैंने आर इसलिए लिख दिया क्योंकि सिमिलर सा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में, जो कि मैं कई जगह पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मैंने दोबारा लिख दिया, वो है ओम्स लॉ का, और वो तकरीबन यही वाली बात कर रहा होता है, तो उसका ग्राफ भी हम आईवी ग्राफ जो बनाते हैं वो यही ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने के लिख आर लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं यही दो स्प्रिंग्स, स्प्रिंग ए और स्प्रिंग बी, अगर मैं यहाँ प्लॉट करता तो स्प्रिंग बी का जो ग्रेडियंट है इस वक्त यहाँ पे ज्यादा बन जाता। रीजन क्या है, ये मैंने जब से एक्सेस स्वैप किए हैं तो मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो रेसिप्रोकेट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब ग्रेडियंट इज डायरेक्टली इक्वल टू के, तो सिंस आपके पास के की स्टिफनेस ज्यादा थी, तो सॉरी बी की स्टिफनेस ज्यादा थी, तो आपके पास बी का जो ग्रेडियंट होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि एवरी मटेरियल विच इज, पहली बात तो ये कि हर मटेरियल हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा। हुक्स लॉ ओबे ना करने का मतलब क्या, ये नहीं है कि उसकी एक्सटेंशन बढ़ नहीं रही, उसकी एक्सटेंशन बढ़ रही है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन लीनियरली नहीं बढ़ रही। ठीक है ना, मतलब अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें बोलूं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट ओबेइंग अ हुक्स, ओबेइंग द हुक्स लॉ, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा रैंडम से मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा एक्सटेंशन बढ़ जरूर रही है, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन के जो वेरिएशन है वो आपके पास नॉन लीनियर टाइप का कुछ इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज अ ग्राफ फॉर अ मटेरियल विच इज नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ, हम लिखेंगे अ मटेरियल दैट डज नॉट ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल जो कि हुक्स लॉ पे नहीं करते, अगेन रबर बैंड इज वन ऑफ दोज मटेरियल। अब फिर वही वाली बात है कि जिस तरह लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी थी जिस पे भी फर्दर बहुत सारी बात होनी है, इसी तरह हुक्स लॉ की भी एक लिमिट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि हुक्स लॉ ओबे कर रहा था वो एक हद तक हुक्स लॉ ओबे करेगा, मतलब एक सर्टेन एक्सटेंशन तक हुक्स लॉ ओबे करेगा, और उस सर्टेन एक्सटेंशन के बाद या सर्टेन पॉइंट ऑफ फोर्स के बाद वो अपनी ये जो क्वालिटी थी हुक्स लॉ ओबे करने वाली एफ इज टू के एक्स वाली, इसको लूज कर देगा। हम उसे बोलेंगे कि जनाब अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो हो तो रही है, मतलब एक्सटेंड बिल्कुल करेगा, प्रोपोर्शनली नहीं करेगा, लीनियरली नहीं करेगा। सो लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि टिल अ सर्टेन लेंथ या सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन इट वाज ओबेइंग हुक्स लॉ, एट अ सर्टेन पॉइंट उसने हुक्स लॉ ओबे करना छोड़ दिया। दिस पॉइंट जहां तक वो हुक्स लॉ ओबे कर रहा था, दैट पॉइंट इज बेसिकली रेफर्ड एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस पॉइंट का इलास्टिक लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इसके बाद भी ये इलास्टिक होगा, अभी उस पॉइंट पे बाद में आएंगे, हो सकता है इलास्टिक था, हो सकता है नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन क्या कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट
कम्स बियॉन्ड आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो पॉइंट है इसे आप कहते हो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? A point of extension, a limit of extension or a limit of force beyond which the extension does not remains proportional linear to the applied force and the object does not follow Hooke's law anymore, वो आपके पास कहलाएगा Hooke's law। तो ये आखिरी पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, a limit of force एक्सटेंशन इक्वली गुड, क्योंकि उस पर्टिकुलर फोर्स को एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होगी beyond which the extension is no more proportional to force। इंक्रीज हो रही है, लीनियर नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा फोर्स लगाने में डिक्रीज हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रहा आपके पास, ठीक है। चले, तो ये थी बिल्कुल बेसिक बातें, समझ लें कि हम लोगों ने वही सब रिकॉल किया जो कि हम लोगों ने ओलेवल्स में देखा था, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा कि डिफॉर्मेशन कहते किसे, ठीक है, चेंज इन द डायमेंशन अपॉन द एक्शन ऑफ अ फोर्स, could be tensile, could be compressive. If it undergoes a temporary deformation, that's an elastic deformation, material elastic कहलाएगा। फोर्स लगाने पे परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, दैट्स अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। फिर मैंने कहा कि डिफॉर्मेशन को स्प्रिंग से थ्रू देखा, तो हमने देखा कि एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल रही फोर्स के, मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं तो इक्वल इंटरवल्स के साथ आपके पास एक्सटेंशन बढ़ रही है। इफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हमने हुक्स लॉ कहा था। लीनियरिटी मतलब प्रोपोर्शनल से बराबर हमारा ये था कि अगर इसका ग्राफ बना रहे तो हम एक लीनियर बिहेवियर देख रहे थे। For every spring, definitely there was a limit beyond which it does not follow the Hooke's law and वो नॉन लीनियर हो जाता है, फिर उसकी जो एक्सटेंशन है वो नॉन लीनियर हो जाती है। नाउ मटेरियल टू मटेरियल, स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कितनी ज्यादा फोर्स के ऊपर या कितनी कम फोर्स के ऊपर आ रहा है। एक लाइटर स्प्रिंग होगा उसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जल्दी आ जाएगा, हार्डर स्प्रिंग है मटेरियल थोड़ा सा अच्छा है उसका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ा सा देर से आएगा, मतलब ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन वुड बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, ठीक है। इसको यहाँ तक रखेंगे इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर स्प्रिंग्स पे ही बात करेंगे, ठीक है। हमने बात करनी है उसके ऊपर वर्डन की, हमने बात करनी है स्ट्रेन एनर्जी हम किसे कहते हैं, हमने लोड अनलोड ग्राफ को समझना है एंड फिर स्प्रिंग्स बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। तो दिस वुड बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेक्चर।